डियर स्टूडेंट, इससे प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा कि हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग करते हैं, उसके बाद कैसे लोड का मैनेजमेंट करते हैं। लोड मैनेजमेंट के लिए क्या क्या हमारे पास पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट एंड बेनिफिट्स। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही जनरल टॉपिक है, आप सब लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। चलिए पावर फैक्टर की बात करते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पावर फैक्टर। पावर फैक्टर होता क्या है? तो हम सबको पता है कि पावर फैक्टर, अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स की बात करें तो पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर होता है एक्टिव पावर डिवाइड बाई अपरेंट पावर, यानी कि P/S, ये हमारा पावर फैक्टर होता है। लेकिन अगर हम बात करें थ्योरेटिकल या कंसेप्चुअल वे की, अगर हम कंसेप्चुअल वे की बात करते हैं तो और वहाँ पर अगर हम पावर फैक्टर की डेफिनेशन की बात करते हैं तो पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर क्या है? पावर फैक्टर एक डिग्री ऑफ कंपैरिजन है जो किसी भी इंडक्टिव या कैपेसिटिव लोड को प्योर रेजिस्टिव लोड के साथ मेज़र करता है। देखिए, प्योर रेजिस्टेंस अगर किसी सिस्टम का लोड है तो वहाँ पे फाई की वैल्यू ज़ीरो, क्योंकि प्योर रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होगा। अब दोनों के बीच का एंगल यदि ज़ीरो है, फाई इज इक्वल टू ज़ीरो, तो कोस ज़ीरो इज इक्वल टू 1, तो यूनिटी पावर फैक्टर हो गया। अब जो हमारा जो सिस्टम होता है, जो प्रैक्टिकल सिस्टम होता है, जो रनिंग सिस्टम होता है, वो रनिंग सिस्टम क्या होते हैं? हमारे इंडक्टिव होते हैं, ठीक है, मोस्टली इंडक्टिव ही होते हैं। चलो लेकिन बात कर लेते हैं हम कैपेसिटिव की। तो अगर हमारा कोई भी कनेक्टेड लोड है, वो यदि कैपेसिटिव लोड है या इंडक्टिव लोड है, तो उस कैपेसिटिव या इंडक्टिव लोड को जो प्योर रेजिस्टेंस के साथ हम कंपैरिजन करते हैं तो वो जो डिग्री आती है वही डिग्री क्या कहलाती है? पावर फैक्टर। अब हम किसी भी सिस्टम का जो पावर फैक्टर है वो हाई होना चाहिए। क्यों हाई होना चाहिए? जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर मैं एक पावर ट्राइंगल बनाना चाहूँ तो ये मेरा P है एक्टिव पावर, इससे 90 डिग्री ऑर्थोगोनल पे मेरा रिएक्टिव पावर यानी कि Q, और जब मैंने इनका समीशन लिया तो वो आ गया S। तो यहाँ से अपन पावर फैक्टर निकाल सकते हैं किलोवाट डिवाइड बाई किलोवाट एम्पियर। ओके, और वैसे सिंपली अगर देखा जाए तो V इक्वल्स टू IR होता है और पावर इज इक्वल टू VI होता है, ठीक, और यहाँ पे cos फाई हो जाता है। चलिए, क्योंकि यहाँ से अगर जब आप P निकालोगे तो VI इंटू cos फाई हो जाएगा ना। चलिए, ये तो हो गया व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है, ठीक है। अब चलिए, अब हम बात करते हैं कि पावर फैक्टर तो ठीक है, अब सिस्टम का पावर फैक्टर हायर होना चाहिए या लोअर होना चाहिए? हायर होना चाहिए। हमारे किसी भी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारा पावर फैक्टर हमेशा हाई होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखिए, अगर आप लो पावर फैक्टर, यहाँ से देखिए P इज इक्वल टू VI cos फाई, अगर I की वैल्यू निकालना चाहूँ मैं तो P इज इक्वल टू VI cos फाई। अगर cos फाई की वैल्यू कम होगी तो I की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर I की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपके लॉसेस क्या होते हैं? I²R, तो लॉसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए जो हमारा सिस्टम होता है, और लॉसेस बढ़ जाएंगे सिस्टम में तो सिस्टम वैसे भी मेरा डैमेज हो जाएगा। इतने लॉसेस अगर किसी सिस्टम में होंगे तो हमारे किसी भी सिस्टम का जो पावर फैक्टर होता है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? वो हमेशा हायर होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब ये समझ में आ गया कि पावर फैक्टर हमेशा हायर होना चाहिए। अब देखो, ये कुछ डायग्राम आपको दिख रहे होंगे, ये किलोवोल्ट एम्पियर, ये उनके वेक्टर्स के रूप में होते हैं, मतलब आप जिनसे मेजर कर सकते हो, ठीक है। अब एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर क्या होती है? तो आप सबको पता ही है कि एक्टिव पावर वो पावर है जो आपकी सॉफ्ट पावर होती है, मतलब जो आपकी रेटेड पावर या ट्रू पावर होती है, ठीक है। और रिएक्टिव पावर जो होती है वो एक प्योर इंडक्टिव सर्किट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 90 डिग्री किस पे होती है? वेक्टरली 90 डिग्री पे लैगिंग होती है। और अगर हम कैपेसिटिव में बात करें तो कैपेसिटिव में लीडिंग होता है, तो वो उसमें लीड करती है। और बेसिकली हमारा जो सिस्टम होता है वो कैसा सिस्टम होता है? लैगिंग सिस्टम होता है। अब ये तो बात हो गई पावर फैक्टर की कि पावर फैक्टर क्या होता है। अब हम बात करते हैं पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने की। तो ये भी हम सबको पता है कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव क्यों करना है। इन दोनों डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पहले वाली कंडीशन में पावर फैक्टर हमारा 0.70 है, दूसरी वाली कंडीशन में हमारा पावर फैक्टर जो है वो 0.89 है। फाई और एंगल कोस फाई और फाई के बीच का एंगल रिवर्स होता है ना, कि अगर आप फाई को बढ़ा दोगे तो कोस फाई कम हो जाएगा, लेकिन साइन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे फर्स्ट डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पे फाई की वैल्यू ज़्यादा है इसलिए पावर फैक्टर कम है, यहाँ फाई की वैल्यू कम है इसलिए पावर फैक्टर ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इस तरह, ये जो पावर फैक्टर का इम्प्रूवमेंट है ये किया जाता है बाय कनेक्टिंग द शंट कैपेसिटर।
अब ये आप इंडिविजुअल शंट कैपेसिटर भी लगा सकते हो, और अगर आपको शंट कैपेसिटर नहीं लगाना तो हमारा सिंक्रोनस कंडेंसर, मतलब सिंक्रोनस कंडेंसर आप यूज़ कर लीजिए, जिसका जो एक्साइटेशन एंगल होता है डेल इक्वल्स टू 0 होता है। आप उसको ओवर एक्साइट करेंगे तो वो शंट कैपेसिटर की तरह काम करेगा, और अगर आप उसे अंडर एक्साइट करोगे तो वो शंट रिएक्टर की तरह काम करेगा। अब जब शंट कैपेसिटर की तरह काम करेगा तब तो वो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है, या कह लो रिएक्टिव पावर को इम्प्रूव करेगा। और अगर वो शंट रिएक्टर की तरह काम करेगा, यानी कि जब हम हमारे कंडेंसर को या सिंक्रोनस कंडेंसर को अंडर एक्साइट कर देते हैं तो किसकी तरह काम करेगा, वो शंट रिएक्टर की तरह। तो जब शंट रिएक्टर की तरह काम करेगा तो क्या हो जाएगा, वो फेरेंटी इफेक्ट को रिड्यूस करता है। चलिए, अब एडवांटेज ये हो गया पावर फैक्टर का इम्प्रूवमेंट। पावर फैक्टर के इम्प्रूवमेंट के एडवांटेज हम पढ़ चुके हैं कि अगर पावर फैक्टर हाई होगा तो लॉसेस कम होंगे सिस्टम में, अपरेंट पावर की रिक्वायरमेंट कम होगी, रिएक्टिव पावर जितना भी आपको चाहिए वो नेटवर्क की रिड्यूस हो जाती है, या फिर जितनी आपको चाहिए वो आपका कैपेसिटर जो होता है वो प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए एडवांटेज। अब बात करते हैं कॉस्ट बेनिफिट की। कॉस्ट बेनिफिट भी आपको पता है। अब देखो, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए आपने कहा कि शंट कैपेसिटर लगाना चाहिए, शंट कैपेसिटर सिस्टम में होना चाहिए। अब देखो, हमको शंट कैपेसिटर लगाना है तो हमें उस शंट कैपेसिटर की लोकेशन पता होनी चाहिए कि वो कहाँ पे कनेक्ट होगा, और लोकेशन के साथ साथ उसका साइज़ भी पता होना चाहिए कि उसका साइज़ क्या होगा। क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर रहे हैं तो उसमें कॉस्ट भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ऐसा थोड़ी ना है कि आप कॉस्ट को नेगलेक्ट कर देंगे, हम अपनी कॉस्ट के हिसाब से पावर फैक्टर को इम्प्रूव करेंगे। यानी कि जो भी कैपेसिटर आप यूज़ करेंगे, जो या आप सिंक्रोनस कंडेंसर यूज़ कर रहे हो, आप शंट कैपेसिटर यूज़ कर रहे हो, आपको उसका मैक्सिमम साइज़ पता होना चाहिए, और उसमें हर एक कैपेसिटर की बात जो करें, जैसे अगर आप शंट कैपेसिटर लगाते हो तो वो कैपेसिटर जो होते हैं वो मैं बताऊंगी कैसे लोकेट होते हैं। अभी के लिए समझिए कि वो छोटे छोटे सेल्स में होते हैं, तो हर एक सेल का आपको रेटिंग पता होना चाहिए और उसकी कॉस्ट आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरह से सिस्टम की क्या होती है, कॉस्ट होती है। तो अगर आपका पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट जो है वो कॉस्ट बेनिफिट भी है, कॉस्ट बेनिफिट मतलब उसमें कॉस्ट भी आपकी रिड्यूस हो रही है, तो वो बेस्ट होता है। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है सिलेक्शन एंड लोकेशन ऑफ कैपेसिटर। देखो, हमने कहा कि इसको पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम शंट कैपेसिटर यूज़ करते हैं, शंट कैपेसिटर भी यूज़ कर लेते हैं, सिंक्रोनस कंडेंसर भी यूज़ कर लेते हैं। अब इन दोनों में हम यूज़ करें, वैसे अगर बेनिफिशियल की बात देखी जाए तो जो सिंक्रोनस कंडेंसर होता है वो स्मूथ आउटपुट आपको देगा। ठीक है, उसमें स्मूथ आपका पावर फैक्टर कंट्रोल होता है, जबकि जो आपका शंट कैपेसिटर होगा उसमें स्मूथ नहीं होता, स्टेप वाइज होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो सिंक्रोनस कंडेंसर होता है उसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए हम एज़ कम्पेयर टू, अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं तो हम सिंक्रोनस कंडेंसर की बजाय किसको यूज़ करेंगे, हम शंट कैपेसिटर को यूज़ करेंगे। अब जब हम शंट कैपेसिटर को यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसका क्या पता होना चाहिए, उसका साइज़ पता होना चाहिए और उसका लोकेशन पता होना चाहिए। चलिए देखिए, ये जो पावर फैक्टर आपको दिख रहा होगा ना, ये Q जो है, Q की रेटिंग P × 10∅1 - 10∅2, ये किसके लिए है, ये इंडक्टिव लोड के लिए। यहाँ पे ∅1 जो है वो है आपका एंगल बिटवीन V एंड I बिफोर द पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट या बिफोर द शंट कैपेसिटर कंपनसेशन। और अगर बात करेंगे 10∅2 की, ये आफ्टर द शंट कंपनसेशन है। ठीक है, और ∅1 की वैल्यू क्या है, कोस इनवर्स ऑफ पावर फैक्टर 1 और इम्प्रूव कोस इनवर्स ऑफ पावर फैक्टर 2। ये तो एग्जिस्टिंग यानी कि कंपनसेशन से पहले, और ये इम्प्रूव्ड यानी कि कंपनसेशन के बाद। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इतना समझ में आ गया कि चलो ठीक है, इस तरह से हमारा डायरेक्ट रिलेशन होता है कैपेसिटर की साइज़ का पावर फैक्टर के साथ। अब कैपेसिटर की साइज़ और उसका लोकेशन हमको देखना है। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, इसमें आपको कोस ∅1 कोस ∅2 की वैल्यू गिवन होगी, आपको सिंपल KVA Q की जो रिक्वायरमेंट है वो निकाल लेनी है। ये क्वेश्चन आपने किए भी होंगे जब आपने पावर सिस्टम एनालिसिस में, हम फर्स्ट ही टॉपिक है हमारा जब हम पावर फैक्टर का कंपनसेशन करते हैं। ठीक है, अब हमें करना है लोकेशन ऑफ कैपेसिटर, कि हमें कैपेसिटर को कैसे लोकेट करना है। तो देखिए, अगर आपका लोड जो है सिस्टम का वो स्टार में कनेक्टेड है तो आपको अपने कैपेसिटर को डेल्टा में कनेक्ट करना है, और अगर आपका सिस्टम लोड डेल्टा में कनेक्टेड है तो आपके कैपेसिटर किस में कनेक्ट होने चाहिए, स्टार में कनेक्ट होने चाहिए। अब दो चीज़ें हैं, सपोज़ कीजिए कि आपको कैपेसिटर जो है वो 5 का चाहिए, 5 आपके जितने भी कैपेसिटर की रेटिंग है वो जैसे सपोज़ 5 kVA की है,
तो आप एक दो ऑप्शन है, या तो आप एक ही कैपेसिटर यूज़ कर लीजिए जो आपकी पूरी जितनी भी रेटिंग चाहिए उसका हो, या फिर आप क्या कीजिए छोटे छोटे टुकड़ों में उस रेटिंग को डिवाइड कर दीजिए और फिर आप उसको यूज़ कीजिए। अब इन दोनों में से बेनिफिशियल कौन होगा? देखिए, अगर आप एक ही कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं लार्ज रेटिंग का, तो सपोज मान लीजिए सिस्टम है, कुछ भी हो सकता है, डैमेज हो सकता है सिस्टम, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है, तो आपका पूरा का पूरा जो कैपेसिटर आपने लगाया है वो डैमेज हो जाएगा, तो आपके सिस्टम की रिलायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपने छोटे छोटे सेल्स के रूप में कैपेसिटर्स को लोकेट किया है या कैपेसिटर को इंस्टॉल किया है, तो अगर आपके सिस्टम में डैमेज आ भी जाता है और आपके 2-3 कैपेसिटर के जो सेल्स हैं वो डैमेज हो भी जाते हैं, तो रिमेनिंग जो कैपेसिटर है वो कंटिन्यूस आपको रिएक्टिव पावर जो है वो सप्लाई करते चले जाएंगे। तो क्या समझे अपन इससे समझ में आया कि जो कैपेसिटर जो है वो एक लार्ज रेटिंग का ना होके छोटे छोटे सेल्स की रेटिंग का होना चाहिए। हर एक फेज में छोटे छोटे कैपेसिटर्स लगाए जाते हैं, और जो इनकी जो लोकेशन, अब दूसरा एडवांटेज क्या है, अगर आप एक लार्ज कैपेसिटर यूज़ करोगे शंट कैपेसिटर, तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, लेकिन छोटा छोटा यूज़ करोगे तो उसकी कॉस्ट भी कम हो जाती है। ठीक है, ये एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम दिया गया है जिसमें कैपेसिटर की लोकेशंस दिखाई गई, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इस दूसरे में ये यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये इस तरह से कैपेसिटर की लोकेशंस होती है, मतलब हमने एक ही कैपेसिटर यूज़ ना करके छोटे छोटे कैपेसिटर यूज़ किए हैं। और अगर लोड आपका स्टार में कनेक्टेड है तो कैपेसिटर डेल्टा में, मतलब वाइस वर्सा रूल होता है। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अपन एक तो सिंगल लाइन यूज़ करें, एक पैरेलल लाइन यूज़ करें। ठीक है, उसके बाद आता है कैपेसिटर फॉर अदर लोड, मतलब अगर आपको जैसे कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर जब अपन पावर फैक्टर का इम्प्रूव करते हैं, तो ये जो कैपेसिटर है इनमें क्या क्या चीज़ें इनकी जो है वो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करती हैं, या क्या क्या चीज़ें हैं जो पावर फैक्टर को अफेक्ट करती हैं। इनका वोल्टेज इफेक्ट, ठीक है भाई, आइडियली तो कैपेसिटर वोल्टेज की रेटिंग क्या होनी चाहिए, सप्लाई वोल्टेज से मैच करनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, यदि हमारी सप्लाई वोल्टेज रेटेड वोल्टेज से एक्सीड करती है, तो हमारी जो कैपेसिटर की लाइफ है वो अफेक्ट होती है। इसके अलावा जो भी आपने कैपेसिटर का मटेरियल यूज़ किया है वो ऑब्वियसली आपके पावर फैक्टर को अफेक्ट करेगा। उसके बाद ये जो कैपेसिटर है इनका कनेक्शन आपने कैसे किया है, ये चीज़ भी आपको अफेक्ट करती है। उसके बाद इसका ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, कि आपने जो कैपेसिटर लगाया है वो पर्टिकुलरली आपने जो कैपेसिटर लगाया है वो उस पर्टिकुलर टाइम सिस्टम पर आपको एनर्जी दे रहा है या नहीं। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि जितनी रिक्वायरमेंट की हमें ज़रूरत थी वो उतनी रिक्वायरमेंट को ही फुलफ़िल ना कर पा रहा हो, क्योंकि अगर ऐसा है तो भी वो किसी काम का नहीं है ना। ठीक है, तो हमारा जो कैपेसिटर हमने लगाया है वो रिक्वायर्ड हमें कैपेसिटी प्रोवाइड कराना चाहिए। ठीक है, तो और इसके साथ में कुछ, जब हम कैपेसिटर को यूज़ करते हैं तो जैसे जब भी हम किसी कैपेसिटर को ख़रीदने जाते हैं, क्योंकि हम तो एज ए एनर्जी मैनेजमेंट या ऑडिट काम कर रहे हैं ना, तो जब भी हम किसी कैपेसिटर को ख़रीदने जाते हैं, उसको परचेज़ करने जाते हैं, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। कि आपको उसकी नेम प्लेट देखनी होती है। ठीक है, जो भी आप कैपेसिटर लेने जा रहे हो उसका आपको मटेरियल, उसकी रेटिंग, उसके इंसुलेटेड कंपाउंड के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसका स्टार्टिंग प्रोसेस, उसका किलोवोल्ट एम्पियर रेटिंग, ये कुछ चीज़ें हैं जो जनरल अवेयरनेस को बताती हैं। तो ठीक है, इस तरह से जब आप किसी कैपेसिटर को परचेज करने जाओगे अपने पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पावर फैक्टर से रिलेटेड चीज़ें देखी, जो बहुत ही सिंपल है। बेसिक आपका जो पावर सिस्टम जो होता है उसका सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक जो है वो पार्ट था ये। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे की चीज़ें कंसिडर करेंगे। चलिए, थैंक यू।